24 जनवरी 2006 की बात है दोस्तों। एक लड़की को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। दरअसल वो लड़की जो है प्रेग्नेंट होती है और बच्चे को जन्म देने वाली होती है। अब उससे पहले उस बच्ची की टोटल डिटेल ली जाती है। उसके पति का नाम पूछा जाता है, यानी कि उन बच्चों के बाप का नाम पूछा जाता है। अब जैसे ही उसके पति का नाम पूछा जाता है तो वो लड़की हड़बड़ा जाती है और कोई जवाब नहीं दे पाती। इससे ये पता चलता है कि ये लड़की जो है वो कुंवारी है और वो बच्चे को जन्म देने वाली है। और इस लड़की को यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर इस लड़की की माँ ही लेकर आई है। इसकी माँ को पता है कि इसकी बच्ची जो लड़की है उसके पिता का नाम क्या है, ये किसी को नहीं पता। अब ये वाली बात पूरे हॉस्पिटल में फैल जाती है कि ये लड़की कुंवारी है और बच्चे को जन्म देने वाली है। अब जैसे ही ये वाली बात वहाँ पे एक आदमी को पता चलती है तो वो आदमी उन लोगों के पास जाता है, उनसे नमस्कार करता है और बोलता है कि मैं आपके ही ज़िले का रहने वाला हूँ और आपके बारे में जैसे ही मुझे पता चला तो मैं तुरंत आपके पास आ गया कि कहीं आपको किसी चीज़ की कोई मदद तो नहीं चाहिए, कि आपके देखिए ब्लड वगैरह की ज़रूरत हो, दवाई की ज़रूरत हो, खाने पीने की ज़रूरत हो, जैसी भी आपको मदद चाहिए मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। अब जैसे ही वो आदमी आता है तो उसे देख के लड़की और उसकी माँ बहुत खुश होती है कि यहाँ पे कोई तो आया जो हमारी मदद करना चाहता है। उस आदमी का नाम था अनिल कुमार। अब क्या होता है दोस्तों, जब वो लड़की बच्चे को जन्म दे रही होती है तो जो अनिल कुमार है उसके कमरे के बाहर कुर्सी डालकर बैठ जाता है और तब तक बैठा रहता है कि जब तक वो लड़की बच्चों को जन्म न दे दे। उस लड़की को 2 बच्चियां होती हैं जुड़वा। अब उसके बाद क्या होता है, अनिल कुमार हॉस्पिटल का बिल पे कर देता है और इसके बाद कहता है कि इन बच्चियों को घर पे लेके जाओ, इनका अच्छी तरह से ख्याल रखो, इनका लालन पालन करो। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहूँगा, इन बच्चियों को तुम अपने उस वाले घर पे मत लेके जाओ जहाँ पे तुम रहती हो, बल्कि उस घर पे लेके जाओ जहाँ पे तुम नहीं रहती, जहाँ पे तुम्हें कोई नहीं जानता। दरअसल बात यह है कि अगर तुम इन बच्चियों को अपने घर पे लेके जाओगी तो सब लोग तुमसे इन बच्चियों के बाप का नाम पूछेंगे और तुम बता नहीं पाओगी, तुम्हारी बेइज्जती होगी। इसीलिए क्या होता है, ये अनिल कुमार इस लड़की को, इसकी दोनों बच्चियों को और इसकी माँ को एक दूसरे गांव में लेके जाता है और वहाँ पे इनको एक मकान दिलवा देता है किराए पे और इनकी वहाँ पे देखभाल करता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन इसके 1-1.5 हफ्ते बाद ही क्या होता है दोस्तों, खबर मिलती है कि जो लड़की है जिसने कि 2 बच्चियों को जन्म दिया है, उसकी दोनों बच्ची और उन बच्चियों की माँ, इनकी गला रेत कर हत्या कर दी गई है। अब जैसे ही ये खबर मिलती है तो हर तरफ हड़कंप मच जाता है कि आखिर इस लड़की की हत्या किसने की और इसकी दोनों बच्चियों की हत्या किसने की। अब दोस्तों ये केस में क्या होता है, पुलिस, CID, CBI सभी लोग इन्वॉल्व होते हैं लेकिन सभी के सभी फेल हो जाते हैं। और आखिरकार क्या होता है दोस्तों, पूरे 19 साल बाद एक ऑफिसर आता है जो कि पुलिस वाला होता है। उसके दिमाग की तारीफ करनी होगी, उसने कुछ ऐसा दिमाग चलाया कि 19 साल बाद उस लड़की का, उसकी बच्चियों का कातिल पकड़ लिया जाता है और सभी लोग उस पुलिस वाले के दिमाग की तारीफ कर रहे हैं। अब जब इस कातिल को पकड़ा जाता है तो वो कातिल पुलिस वालों से सिर्फ एक ही बात पूछता है कि सर आप मुझे ये बताइए कि आपने मुझे गिरफ्तार किया कैसे, आपको कैसे पता चला कि मैं ही कातिल हूँ, आखिर आपने मुझे 19 साल बाद पकड़ा तो कैसे पकड़ा। दोस्तों आज की कहानी से हम यही जानना चाहेंगे। कहानी शुरू करूँगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है केरल प्रदेश का एक ज़िला है कोलम और कोलम ज़िले का एक गांव लगता है आंचल। दरअसल दोस्तों ये बात है 10 फरवरी 2006 की। एक महिला होती है जिसका नाम होता है सरथम्मा। सरथम्मा की एक बेटी होती है और उस लड़की की भी 2 जुड़वा बच्चियाँ होती हैं। दरअसल दोस्तों जो ये सरथम्मा है वो क्या करती है, अपनी बेटी और अपनी बेटी की 2 जुड़वा बेटियां हैं उन सभी की पूरी जानकारी लेकर, उस पूरी जानकारी को, उनकी बच्ची कब पैदा हुई, कितने बजे पैदा हुई, ये पूरी जानकारी लेकर उसे पंचायत भवन में जमा करना था।
अब संथम्मा पंचायत भवन में जाती है उन बच्चियों की पूरी डिटेल लेकर, और अब जैसे ही वो घर पे आती है तो घर पे आके वो देखती है कि उसकी बेटी और उसकी 2 बेटियां, यानी कि उसकी बेटी की बेटी जो हैं, जो जुड़वा बेटियां हैं, उनकी किसी ने हत्या कर दी है। दोस्तों, वो अपने घर के अंदर जाती है और देखती है जो उसकी बेटी है उसका किसी ने गला रेत कर हत्या कर दी है, और उसकी जो 17 दिन की 2 बच्चियां हैं उनका भी किसी ने गला काट दिया है। अब जैसे ही वो अपनी बेटी और अपनी नमासियों को देखती है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और वो वहीं पे ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगती है। अब जैसे ही वो वहाँ पे चीखने चिल्लाने लगती है तो उसके अड़ोसी पड़ोसियों की बात आवाज़ जाती है। अड़ोसी पड़ोसी तुरंत उसके घर पे आते हैं तो वो देखते हैं कि उसकी बेटी और उसकी नमासियों की किसी ने हत्या कर दी है। दोस्तों, ये घटना अपने आप में एक सनसनी थी। पूरे गांव में शोर हो जाता है कि संथम्मा के घर में उसकी बेटी और उसकी नमासियों की किसी ने गला काटकर हत्या कर दी है। और दोस्तों, देखते ही देखते ये खबर पूरे प्रदेश में फैल जाती है और हर कोई बस यही जानना चाहता था कि आखिरकार इस कत्ल को अंजाम दिया तो किसने दिया। अब जो संबंधित थाने की पुलिस होती है वो मौके पर पहुंच जाती है, जांच पड़ताल करती है, तो पता चलता है कि संथम्मा के घर पे एक बाइक आई थी, बाइक पे एक लड़का बैठा हुआ था और उसी लड़के ने इस कत्ल को अंजाम दिया है। और अब दोस्तों, जो पुलिस वाले होते हैं वो उस बाइक के बारे में डिटेल निकालते हैं तो पता चलती है कि ये जो बाइक है केरल के ही कन्नूर जिले की श्रीकंदपुरम में रहने वाले राजेश कुमार की है, जो कि एक फौजी है और वो इस वक्त पंजाब के पठानकोट में 45 AD रेजिमेंट में तैनात है। अब पुलिस वाले ये सोचते हैं कि आखिर एक फौजी इनके घर पे क्यों आएगा। अब उस फौजी के बारे में जानकारी ली जाती है। फौजी के बारे में जब जानकारी ली जाती है तो इसी जानकारी में एक नाम सामने आता है और वो नाम होता है दिविल कुमार का। अब जैसे ही दिविल कुमार का नाम सामने आता है दोस्तों, तो जो संथम्मा होती है वो दिविल कुमार के नाम को सुनकर जोर जोर से रोने लगती है। अब जैसे ही संथम्मा रोने लगती है तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि क्या आप दिविल कुमार को जानती हो। तो संथम्मा पुलिस वालों को एक कहानी सुनाती है। दोस्तों, वो रोते रोते बताती है कि वो पहले कन्नूर के अलियामन गांव में रहा करती थी और उसके साथ उसकी एक बेटी रहा करती थी। बेटी का नाम है रंजनी। रंजनी की दोस्ती एक फौजी से हो जाती है। अब फौजी के साथ उसका बैठना उठना बहुत ज़्यादा होता है और फौजी का नाम होता है दिविल कुमार। दिविल कुमार से रंजनी जो है वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। इतना प्यार करती थी कि इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बन जाते हैं। शारीरिक संबंध बन जाते हैं तो धीरे धीरे करके पता चलता है कि रंजनी जो है प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब रंजनी एक दिन दिविल कुमार को बताती है कि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अब जैसे ही ये वाली बात दिविल कुमार को पता चलती है तो वो कहता है कि ठीक है, अब तुम माँ बनने वाली हो, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ये लगता है कि तुम्हें इस बच्चे को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर तुम इस बच्चे को जन्म दोगी तो हम दोनों की शादी में कोई दिक्कत आ जाएगी। अगर दिक्कत आ जाएगी तो परेशानी होगी तो बेइज्जती होगी। इसीलिए तुम्हें इस बच्चे को नीचे गिरा देना चाहिए ताकि आगे कोई भी दिक्कत ना आए। लेकिन दोस्तों, जो रंजनी होती है वो इस बात से साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ, अगर आपको कोई परेशानी है तो आप जा सकते हो, मैं अपने बच्चे को संभाल लूँगी। अब इन दोनों के बीच में बहुत कहासुनी होती है। इसकी वजह से जो दिविल कुमार होता है वो रंजनी को छोड़ के सीधे अपनी ड्यूटी पे चला जाता है और वो जाता है पंजाब के पठानकोट में 45 AD रेजिमेंट में वो सिपाही होता है और अपनी ड्यूटी पे चला जाता है। अब यहाँ पे जो इसकी बेटी रंजनी होती है वो अपनी माँ के साथ रहा करती है। अब दिन गुजरने लगते हैं तो दिन ब दिन क्या होता है, इसकी बेटी का पेट बढ़ने लगता है। अब जैसे ही बढ़ने लगता है तो गांव वाले लोगों को पता चलने लगता है कि इसकी बेटी जो है प्रेग्नेंट है। अब डिलीवरी का समय आता है। अब जैसे ही डिलीवरी का समय आता है तो जो रंजनी की माँ है वो सोचती है कि अगर हमने इस लड़की की डिलीवरी इसी गांव में करवाई तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी, तो क्या करना चाहिए। तो वो क्या करती है, वो केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम जाती है और तिरुवनंतपुरम में एक हॉस्पिटल होता है SAD हॉस्पिटल में जाके इसको भर्ती करवा देती है। अब जैसे ही
एससीडी हॉस्पिटल में इसको भर्ती करवाती है तो वहाँ पे इसकी डिटेल ली जाती है। डिटेल ली जाती है तो इसके पति का नाम पूछा जाता है। अब पति का नाम पूछा जाता है तो ये कुछ बता नहीं पाती, हड़बड़ा जाती है। अब जैसे ही ये हड़बड़ा जाती है तो वहाँ के सभी लोगों को पता चलता है कि ये जो लड़की है वो कुंवारी है और ये माँ बनने वाली है। अब जैसे ही ये माँ बनने वाली खबर पूरे हॉस्पिटल में फैलती है तो इनके पास एक शख्स आता है जिसका नाम होता है अनिल कुमार। अनिल कुमार आके इनसे बोलता है कि मैं आप ही के ज़िले के रहने वाला हूं और मुझे जैसे ही पता चला कि आप लोग यहाँ पे भर्ती हैं और आपके साथ बहुत सारी परेशानी है तो मैं आपकी मदद करने के लिए सोचने लगा हूँ। आपको चाहे पैसे की ज़रूरत हो, चाहे प्रेगनेंसी के दौरान आपके पास ब्लड लॉस हो जाए तो मैं आपके लिए ब्लड भी दूंगा, पैसे भी दूंगा, जो चाहिए मैं आपको वो सारी चीज़ दूंगा। आप चिंता न कीजिए, मैं आपके लिए यहीं पे बैठा हुआ हूँ। अब जैसे ही रंजनी और उसकी माँ उस आदमी को देखती है अनिल कुमार को तो इनके मन में थोड़ी शांति आती है कि चलो कोई तो है जो हमारी मदद करने के लिए यहाँ पे आया है। और अब दोस्तों डिलीवरी होती है तो जो अनिल कुमार होता है उसके जो डिलीवरी वाला रूम होता है उसके बाहर ही कुर्सी डाल के बैठ जाता है। वो इसलिए बैठा होता है कि ना जाने कब कैसी इमरजेंसी पड़ जाए, कोई दवाई लानी पड़े या खून की देनी पड़े, इसलिए वो वहाँ पे इंसानियत के नाते बैठ जाता है। और इसके बाद रंजनी को 2 बच्चियाँ होती हैं। 2 बच्चियाँ होती हैं, वो बहुत खूबसूरत होती हैं और उनकी किलकारी पूरे हॉस्पिटल में गूंज रही होती है। अब इसके बाद जो अनिल है वो रंजनी के पास जाता है और उससे कहता है कि इन बच्चियों का ख्याल रखना, लेकिन रंजनी तुम उस गांव में वापस मत जाओ जिसमें तुम पहले रहा करती थी, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे हॉस्पिटल में तुमसे सब इन बच्चियों के बाप का नाम पूछ रहे हैं वैसे ही तुमसे वहाँ पे भी गांव में, तुम्हारे गांव के अंदर सभी लोग इन बच्चियों के बाप का नाम पूछेंगे, इसीलिए तुम्हें किसी दूसरे गाँव में जाना चाहिए। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, अनिल, रंजनी और रंजनी की माँ एक गांव सेलेक्ट करते हैं जिसका नाम होता है आंचल। अब अनिल आंचल गांव में इनको एक कमरा दिलवा देता है किराए पे, इनको वहाँ पे अच्छी तरह से बसा के और वहाँ से चला जाता है ताकि ये लोग वहाँ पे अच्छी तरह से रह सके, खा पी सके, सारी व्यवस्था कराता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, इसके 17 दिन बाद यानी कि 10 फरवरी 2006 को जो अनिल है वो उनके घर पे आया था। और उस समय पे क्या होता है, जो संथम्मा होती है, जो रंजनी की माँ होती है, वो अपनी बेटी के टोटल डॉक्यूमेंट, उसकी बच्ची के डॉक्यूमेंट लेके वो गई थी पंचायत में, नगर पंचायत में उनके लिए डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए। और वो वापस आती है तो पता चलता है कि उसकी बेटियों की हत्या कर दी गई है। अब क्या होता है दोस्तों, अब जो संथम्मा होती है वो बताती है कि हमें यहाँ पे लेके आने वाला जो था वो अनिल था। अब अनिल के बारे में जानकारी निकलती है तो दोस्तों वो अनिल होता है, उसका असली नाम होता है राजेश कुमार, जो कि दिविल का दोस्त था। और राजेश कुमार को दिविल ने ही भेजा था ताकि वो उनके बारे में पूरी जानकारी ले सके और इस हत्याकांड को अंजाम दे सके। हुआ क्या था दोस्तों, अब मैं आपको सच्चाई बताता हूँ और इसने इन बच्चियों को क्यों मारा था। दरअसल बात ये थी कि जब से ये लोग आंचल गांव में आके बसे थे तो सभी लोग रंजनी से इन बच्चियों के बाप का नाम पूछते थे। अब बाप का नाम पूछते थे तो रंजनी भी परेशान हो गई, हॉस्पिटल में भी पूछा जाता है, हर जगह पूछा जाता है। तो रंजनी बताने लग जाती है कि इन बच्चियों का बाप एक फौजी है जिसका नाम दिविल कुमार है। अब हर जगह ये शोर हो जाता है। अब इसके बाद में ये वाली बात दिविल कुमार को पता चलती है कि जो दिविल कुमार है उसका नाम बार बार रंजनी ले रही है। तो दिविल कुमार को डर लगने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इन बच्चियों को ये मेरे मत्थे से चपेट दे। अब इसके बाद में जो फौजी होता है, फौजी भी ये साफ साफ कह देता है कि ये दोनों बच्चियां मेरी नहीं हैं, तू पता नहीं कहाँ गई है, किसके साथ सोई है, किसके साथ मुँह काला करा के आई है और उसके बाद में इन बच्चियों के मेरे माथे चपेट रही है। अब जो रंजनी होती है वो भी परेशान हो जाती है। अब परेशान हो जाती है तो वो क्या करती है, राज्य महिला आयोग में एक चिट्ठी लिखती है और कहती है कि आप ऐसा कीजिए, मेरे बच्चों का, दोनों बच्चियों का डीएनए ले लीजिए और जो दिविल कुमार है उसका डीएनए ले लीजिए और इनको चेक करा लीजिए। अगर ये उनसे मैच करता है तो ये बात तय हो जाएगी कि ये दिविल कुमार की ही बच्चियां हैं, क्योंकि इसके अलावा मैंने किसी और से संबंध नहीं बनाए।
इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए दिविल कुमार को ये चीज़ बुरी लग जाती है। वो सोचता है कि इन दोनों बच्चियों को मेरे मत्थे चपेट देगी, इसीलिए वो राजेश कुमार से कह के ये सारी प्लानिंग करवाता है और उसके बाद में रंजनी और उसकी दोनों बच्चियों की हत्या कर देता है। अब क्या होता है दोस्तों, हत्या के लगभग 10 दिन बाद वो रिपोर्ट आती है, DNA की रिपोर्ट आती है, जिससे कि पता चल जाता है कि रंजनी की दोनों बच्चियां दिविल कुमार की हैं। और अब दोस्तों क्या होता है, पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार करने सीधे पंजाब के पठानकोट जाती है। वहाँ पे दिविल और राजेश, जो कि अनिल कुमार बन के गया था हॉस्पिटल में, इन दोनों को ढूंढने जाती हैं तो पता चलता है कि ये दोनों तो यहाँ पे है ही नहीं। अब इसके बाद में पुलिस वाले क्या करते हैं, इनके घर पे जाके दबिश मारते हैं। अब जब इनके घर पे दबिश दी जाती है तो पता चलता है कि घर वालों को तो कुछ पता ही नहीं है, ना वो घर पे आए। अब पुलिस वाले जगह जगह पे दबिश मारते हैं, लेकिन ये लोग मिल नहीं पाते। अब इस मामले में क्या होता है, ये केस CBCID के पास पहुंच जाता है। CBCID इस मामले की जांच पड़ताल करती है, लेकिन CBCID के हाथ में कुछ भी नहीं आता। फिर उसके बाद क्या होता है, फरवरी 2010 में क्या होता है, जो इस लड़की की माँ होती है वो हाई कोर्ट में अपील लगाती है और उनसे गुहार लगाती है, उनसे कहती है कि मेरी बेटी के केस को CBI के हाथ में दिया जाए। अब 2010 में CBI के हाथ में ये केस आता है। 3 साल गुजर जाती हैं, लेकिन इनके हाथ में दोनों कातिलों में से कोई नहीं आता। अब 2013 में जो CBI होती है वो अपनी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर देती है, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं आता। तो धीरे धीरे करके ये मामला शांत पड़ने लगता है, यानी कि ठंडा पड़ने लगता है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, सन 2024 के नवंबर में एक ADIG होते हैं जिनका नाम होता है मनोज अब्राहम, उनकी नियुक्ति होती है। अब वो पूछते हैं, अपने जो कलीग होते हैं उनसे पूछते हैं कि कोई ऐसे केस नहीं है जो पुराने हों, जिनका कि कोई फाइनल नहीं हुआ हो, कि ना उनका केस का खुलासा हुआ हो। तो उसके बाद में उनके कलीग उनके पास 2-4 फाइल ला के रखते हैं कि सर ये वाले केस जो हैं वो ठंडे पड़ गए थे लेकिन सॉल्व नहीं हुए। और इसी केस में, इन्हीं फाइलों में एक फाइल रंजनी की निकलती है। रंजनी के बारे में पता चलता है कि ऐसे ऐसे करके इस रंजनी की एक फौजी था दिविल कुमार, उससे संबंध था, उसकी 2 बच्चियां होती हैं, उनकी हत्या हो जाती है। फिर CBCID के पास इसका केस जाता है, CBI के पास जाता है, लेकिन कोई भी इस केस को खुलासा नहीं कर पाया था। अब इसके बाद दोस्तों क्या होता है, एक टेक्निकल सिपाही होता है, वो राजेश कुमार के फोटो को AI सॉफ्टवेयर में डालता है और उसके बाद 19 साल पहले वो कैसा दिखता था और 19 साल बाद वो कैसा दिखेगा, उस तरह से उसकी कई सारी फ़ोटो बनाता है। जैसे कि उसके चेहरे पे दाढ़ी लगा के देखता है, मूंछ लगा के देखता है, झुर्रियाँ ला के देखता है, बाल उड़ा के देखता है। वो उसके कई सारे फ़ोटो बना लेता है राजेश कुमार के, और इसके बाद वो उसे फेसबुक पर अपलोड करके देखता है कि फेसबुक पर इससे मिलने वाले कितने लोग हैं, इसके चेहरे से मिलने वाले कितने लोगों का चेहरा है। तो दोस्तों एक चेहरा राजेश कुमार के चेहरे से मिल जाता है और वो होता है विष्णु कुमार का। अब विष्णु कुमार का चेहरा जैसे ही राजेश कुमार से मिलता है तो वो देखता है कि कितने % मिल रहा है, तो पता चलता है कि वो 90% विष्णु कुमार के चेहरे से मिल रहा होता है। तभी वो कांस्टेबल मनोज अब्राहम के पास आता है, जो कि ADG हैं, उनके पास आता है, उनसे कहता है कि सर विष्णु कुमार का राजेश कुमार से 90% चेहरा मिल रहा है, मुझे लगता है हो ना हो ये वही है। अब क्या होता है, जो विष्णु कुमार है वो पौंडुचेरी में रहता है, काम करता है इंटीरियर डिजाइनर का, उसकी पत्नी एक शिक्षिका है, अच्छे खासे परिवार है, बच्चे भी हैं, सब कुछ है। अब क्या होता है, ADG मनोज अब्राहम तुरंत पौंडुचेरी जाते हैं और विष्णु कुमार को गिरफ्तार कर लेते हैं और उससे पूछते हैं कि बताओ तुम्हारा साथी दिविल कहाँ है। अब जैसे ही विष्णु कुमार से पूछा जाता है, यानी कि राजेश कुमार से, जो कि अनिल बन के हॉस्पिटल गया था, अब जैसे ही उससे पूछा जाता है तो वो भी कहता है कि सर आप उसे इधर कहाँ ढूंढ रहे हैं, वो भी पौंडुचेरी में ही रहता है, उसका नाम प्रवीण कुमार है इस समय पे। अब वो प्रवीण कुमार के घर पे जाते हैं तो पता चलता है कि ये भी एक इंटीरियर डिजाइनर है और इसने भी एक शिक्षिका से शादी की है, इसके भी बच्चे हो गए, सब चीज़ हो गई। अब क्या होता है दोस्तों, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, ये लोग अपना जुल्म कबूल कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये दोनों पुलिस वालों से सिर्फ एक ही बात पूछते हैं कि साहब आप हमें सिर्फ एक बात बताइए
कि आपने हमें आखिर गिरफ्तार किया तो कैसे किया, आपको कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पे हैं। इसके बाद पुलिस वाले इनको बताते हैं कि हमने तुम्हें ऐसे ऐसे करके गिरफ्तार किया है। और दोस्तों, इससे ये साबित हो जाता है कि अगर पुलिस वाले अपनी पे आ जाएं तो कातिल कितना भी होशियार हो, कितना भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस एक ना एक दिन उसे गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल देती है। और उसी तरह से दिविल और राजेश कुमार को भी पुलिस ने सलाखों के पीछे डाल दिया। अब इनको सज़ा क्या मिलेगी क्या नहीं मिलेगी वो तो वक्त बताएगा, लेकिन हमारे हिसाब से इनको सज़ा अच्छी खासी मिलनी चाहिए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है कि कोई भी गलत कदम उठाने से पहले 1000 बार कम से कम सोचना चाहिए। उस लड़की के बारे में पता चलता है जो रंजनी कुमारी है, वो दिविल कुमार से कोई उसके हिस्से में जायदाद नहीं मांग रही थी, उससे कुछ भी नहीं मांग रही थी। बस वो गांव वालों को ये बताना चाहती थी कि मैं दिविल कुमार से प्यार करती थी और ये दोनों उसी की बेटियां हैं, क्योंकि गांव वाले लोग जो हैं उसे बार बार परेशान कर रहे थे। लेकिन उसे मिला क्या? उसे मिला सच्चे प्यार की सज़ा, उसकी मौत और उसकी दोनों बच्चियों की मौत। आपका दोस्तों क्या कहना चाहते हैं आप इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।